और एक और बहुत दिलचस्प फैक्टर यह भी है कि मोहन यादव दूसरी बार के विधायक हैं। पहली बार 2013 में विधायक बने थे, उज्जैन दक्षिण से विधायक हैं और यहां से न सिर्फ जातिगत समीकरण साधने की कोशिश हुई है बल्कि हिंदुत्व का भी समीकरण साधने की कोशिश हुई है, क्योंकि मथुरा, काशी, अयोध्या और उज्जैन ये चतुर्भुज भी भारतीय जनता पार्टी के 2024 के एजेंडे में शामिल है। सारे मेहमान मेरे साथ जो जुड़े हैं, मैं परिचय आपसे करा देती हूं। डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। अभय दुबे कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए मेरे साथ इस पैनल में मौजूद हैं। राजीव रंजन नेशनल सेक्रेटरी हैं जनता दल यूनाइटेड के, राष्ट्रीय सचिव। मनोज सिंह काका जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। AK वाजपेयी मुख्य प्रवक्ता हैं LJP R के। रामविलास पासवान गुट सुप्रीम कोर्ट में लॉयर भी हैं और अलावा इसके वरिष्ठ पत्रकार जो समझाएंगे कि भाई अब 2024 की तस्वीर या लड़ाई यहां से शुरू होती है या यहां पर तकरीबन उस लड़ाई का पटाक्षेप होता है। सारे मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। तो डॉक्टर गुरु प्रकाश पासवान, यहां से जनरेशनल शिफ्ट का संकेत मिलता हुआ और राजस्थान में भी यह तय होता हुआ कि अब मरुभूमि में महारानी की विदाई तय है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जनरेशनल शिफ्ट की तरफ बढ़ते हुए क्षेत्रीय और ताकतों पर दांव आजमाते हुए। गरिमा जी, मुझे लगता है कि आपके प्रश्न में ही उत्तर छिपा हुआ है और आपके प्रारंभिक प्रबोधन से अब तक आपने लगभग 5 बार जेनरेशनल शिफ्ट शब्द का उपयोग किया है। आपने हमारी भावनाएं, हमारे शब्दों को आत्मसात कर लिया है और बहुत सटीक आकलन किया है आपने, एक बहुत ही प्रखर राजनीतिक विश्लेषक के रूप में। और जेनरेशनल शिफ्ट कैसा है, जेनरेशनल शिफ्ट कितना स्मूथ रहा, और 2 शब्द आपने और कहे थे कि बहुत खामोशी से चीजें हुई हैं। यह खामोशी क्या है? यह खामोशी गरिमा जी कुछ और नहीं जबकि विश्व के सबसे बड़े राजनीतिक दल का अनुशासन है। किसी और दल में यह संभव था क्या? कतई संभव नहीं था। इतने लंबे वर्षों तक सीएम रहे शिवराज सिंह चौहान जी, दूसरे पीढ़ी के मोहन यादव जी। और जेनरेशनल शिफ्ट के अलावा जो सबसे प्रमुख पॉइंट है, इसको जातीय समीकरण और जात के आईने से निश्चित रूप से देखा जाएगा, लेकिन एक राजनीति के छात्र के रूप में, एक युवा के रूप में मैं इसको कैसे देख रहा हूं गरिमा जी? क्वालिफिकेशन और मेरिट। मोहन यादव जी PhD हैं, BA हैं, MSc हैं, हायर एजुकेशन के मिनिस्टर थे। जगदीश देवड़ा जी, PhD भी हैं, LLB के साथ साथ PhD भी हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी हैं और जगदीश देवड़ा जी 8 बार के विधायक हैं। इसीलिए मतलब अपने अपनी राय में आप कह सकते हैं कि भाई दलित वोट साधने के लिए, आदिवासी वोट साधने के लिए, यादव वोट साधने के लिए राजनीति में निश्चित रूप से ये एक बड़ा फैक्टर होता है, एक बड़ा आर्गुमेंट होता है, इसको नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन जेनरेशनल शिफ्ट हो और जेनरेशनल शिफ्ट में क्वालिफिकेशन और मेरिट का ध्यान रखा जाए तो गरिमा जी, मैं एक युवा के रूप में जिसके सामने 25-30 वर्ष की राजनीति बची हुई है, मैं बहुत ही आश्वस्त हूं और आशान्वित हूं। लेकिन गुरु, आपने 2 चीजें मानी यहां पर। मैं छोटा सा बस के रूप में एक सवाल रख देती हूं। आपने कहा कि जातिगत समीकरण साधना राजनीति की सच्चाई है, दरकिनार नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के बयान इससे मुख्तलिफ भी होते हैं कई बार। तो जमीन पर सच्चाई कुछ और है, बयानों की सच्चाई कुछ और। नहीं, देखिए बयानों को देखने का अपना तरीका, अपना आकलन और अपना इंटरप्रिटेशन होता है। कोई भी बयान सीधे कट कॉपी करके चला देना वो अलग होता है, और किसी भी बयान को एक कॉन्टेक्स्ट में, एक भाषण में संपूर्णता और समग्रता के साथ देखने के बाद कोई और राय बनती है। और जातिगत समीकरण, मुझे लगता है गरिमा जी, मैं और आप महीनों से इस विषय पे डिबेट कर रहे हैं, मैं और आप महीनों से इस बात से अग्री कर रहे हैं, और मैं और आप ही क्यों, अलग अलग राजनीतिक दल के जो हमारे मित्र और वरिष्ठ साथी यहां बैठे हैं वो इस बात से अग्री कर रहे हैं कि समाज में असमानता है, समाज में गैर बराबरी है, समाज में दलितों को, आदिवासियों को सत्ता में, संस्थानों में, प्रतिष्ठानों में जो सम्मान और प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। इसीलिए राजनीति में जातिगत समीकरण आवश्यक है, निश्चित रूप से आवश्यक है, हम कह रहे हैं इस बात को। तो जेनरेशनल शिफ्ट पहला, और दूसरा क्वालिफिकेशन और मेरिट, और तीसरा जो पॉलिटिकल मैसेज है गरिमा जी, इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि जो समूह
जो दिल्ली में बैठे हुए तथाकथित स्वघोषित बुद्धिजीवी कह देते थे एक समय में, अरे बीजेपी तो फलाने फलाने वर्ग की पार्टी है। लेकिन 2014 के बाद हमने देखा है दलित, आदिवासी, वंचित, शोषित, पीड़ित डॉक्टर मोहन यादव जी को मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त करके यह मैसेज गया है कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास कहने मात्र वाली पार्टी नहीं है। मौका मिलता है तो हम डिसीजन मेकिंग में भी महत्वपूर्ण पदों पे, महत्वपूर्ण स्थानों पे ओबीसी हो, दलित हो, आदिवासी हो, उनको सत्ता की बागडोर दे सकते हैं। पार्टी के अध्यक्ष हो, पार्टी के महामंत्री हो, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो। क्या डॉक्टर गुरु ये विपक्ष का सबसे पोटेंट कार्ड जो था ओबीसी का, भाई जातिगत जनगणना कराएंगे, एमपी में कराएंगे, राजस्थान में कराएंगे, छत्तीसगढ़ में कराएंगे, सबसे पोटेंट कार्ड आपने एक तरीके से रिसीव कर लिया क्या? नहीं गरिमा जी, देखिए पोटेंट कार्ड ये शब्द आपका बड़ा अच्छा है और ये कार्ड ही था और कमिटमेंट नहीं था। अगर कमिटमेंट होता तो ऐसी हश्र शायद इनकी नहीं होती। और ये कार्ड था, कमिटमेंट नहीं था। ये हिपोक्रेसी थी जो लोगों ने देख लिया, जो लोगों के सामने एक्सपोज हो गया। इनके दोहरे मापदंड, ये कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। तेलंगाना में गरिमा जी बहुत ही पीड़ादायक दृश्य मैंने देखा और आप पूरे देश ने देखा कि रेवंत रेड्डी जी सीएम पद का शपथ लेने के बाद सोनिया गांधी जी का चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेते हैं, लेकिन उन्हीं के पार्टी के दलित समाज से आने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष का चरण स्पर्श करना वो बेहतर नहीं समझते हैं। उनकी अपनी सोच है, हमारी अपनी लोच है। ये अच्छा है, लोगों ने देख लिया है कि डॉक्टर गुरु हिपोक्रेसी तो फिर ये भी है कि जिसके नाम पर चुनाव लड़ा, 163 सीटें जीत कर ले आए, उनको बेदखल कर दिया, विदाई कर दी। उनकी पता भी नहीं, स्पीकर भी तय है, उप मुख्यमंत्री भी तय है, लेकिन शिवराज का क्या होगा ये तय नहीं। हिपोक्रेसी तो फिर ये भी हुई ना। गरिमा जी मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आपने इस इंटरवेंशन में जो पहला प्रश्न बोला है थोड़ा उस पर पुनर्विचार करिए। जिनके नाम पे चुनाव लड़ा, क्या हम लोगों ने, मेरे किसी पार्टी के सम्मानित नेता ने ये कहा कि हम इनके नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं? तो ये तय था ना, यानी कि ये तय था चुनाव, यानी कि डॉक्टर गुरु चुनाव लड़ने से पहले से तय था कि शिवराज की विदाई सवाल तय है। पूछती हैं तो जवाब देने का मौका दिया करिए। नहीं बोल लीजिए, आप अपनी बात कहिए। अब भाई सवाल पूछती हैं गरिमा जी, अब क्या नहीं ये तो वो नहीं, मुझे लगता है गरिमा जी जो महाभारत में संजय थे, जो धृतराष्ट्र को बताते थे कि दूर वहां पे युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है, तो मुझे लगता है कि आप तो बिल्कुल वैसी हो गई हैं कि पहले से तय था कि शिवराज जी को बेदखल करना है, पहले से तय था। क्या पहले से क्या तय होता है? पॉलिटिक्स में समय की मांग होती है, आवश्यकताएं होती हैं, परिस्थितियां होती हैं, और हमारे नेता बैठे, हमारे कार्यकर्ता बैठे, और कार्यकर्ताओं के बीच में यह मैसेज गया कि आप सरपंच ही क्यों ना हो, आप मुखिया ही क्यों ना हो, गांव का मुखिया भी मध्य प्रदेश जैसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री बन सकता है। यह हमारे कार्यकर्ताओं में मैसेज गया है, पूरे देश में, पूरे प्रदेश में यह मैसेज गया है। ये क्लेयरवॉयंस जो होता है, दूर से देख करके ये तय कर देना, ये पॉलिटिकल कमेंटेटर्स का काम होता है। नहीं, लेकिन डॉक्टर गुरु करने के लिए मैंने कहा कि भाई किसी को बेदखल किया मैंने कहा कि शिवराज सिंह चौहान विदा कर दिए गए, उनके नाम पर चुनाव लड़ा, तो आपने आपत्ति की कि उनके नाम पर चुनाव लड़ा ही नहीं। आई अग्री विद द पॉइंट कि शिवराज सिंह चौहान के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा गया, और क्योंकि आप ही के जवाब में सवाल भी है, क्या इसीलिए शिवराज सिंह चौहान के नाम पर चुनाव नहीं लड़ा गया क्योंकि यह तय था कि शिवराज की विदाई होनी है?